नमस्कार दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम लोग 14वां संशोधन। हम लोगों ने 13 तक पढ़ लिया है, ठीक है। बहुत अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। देखो 14वां संशोधन कह रहा है कि इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश में विधान पालिका और मंत्री परिषद की व्यवस्था किया गया। देखो ये कब किया गया था? ये 1963 में किया गया। देखो क्या हुआ ना, लागू लागू की तिथि रखा गया 1962। लेकिन समस्या क्या हुआ? देखो इसमें क्या था कि पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और गोवा, दमन और दीव जैसे जो भी क्षेत्र थे ना, वो भारत के यूनियन में शामिल करना था। क्योंकि आपको पता है ना कि जब ब्रिटिश शासन चल रही थी तो उसमें फ्रांसीसी शासन थे। जो पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यमन जो थे, वो सब 1954 के क्षेत्र में भारत के संविधान में इनका उल्लेख नहीं था। लेकिन जब 14वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें सारे को एक साथ मिला लिया गया। ठीक है, ठीक है। तो क्या किया गया? पुडुचेरी को, जो पुडुचेरी में कितने एरिया आते थे, कराईकल आते थे, माहे आता था, यामन आते थे, उनको भारत के केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और संविधान को जो पहली अनुसूची है ना उसमें जोड़ा गया। देखो आपको एक चीज आपको पता होगा कि जो हमारा अनुच्छेद 240 है, अनुच्छेद 240, ये क्या कहता है? राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब जो भी यूनियन टेरिटरी है, उसके लिए नियम और कानून बना सके। समझ रहे हो? अनुच्छेद 240 क्या है? हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 240 है, ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, जिन्हें यूनियन टेरिटरी है, उसके लिए नियम और कानून बना सके। कौन? राष्ट्रपति। तो इसी तरह से जो 14वां संविधान संशोधन हुआ ना, तो इसी तरीका से जो पुडुचेरी पर भी ये लागू हो गया। ठीक है। फिर क्या हुआ? केंद्र शासित प्रदेश में जो भी विधानसभा की अनुमति है ना, इसी संविधान संशोधन के तहत किया गया। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया गया कि पुडुचेरी में एक विधान परिषद या विधानसभा और मंत्री परिषद का व्यवस्था किया जाए। इसी तरीका से गोवा, दमन और दीव को भी विशेष राज्य की दर्जा दिया गया। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस तरह से 14वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था, जिसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के साथ पुडुचेरी को भी शामिल किया गया। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश में एक विधान पालिका और साथ ही साथ मंत्री परिषद की व्यवस्था किया गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। लेकिन ये ध्यान रहे 240 के तहत ये पावर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि 240 में तो संशोधन करेंगे इस चीज को। राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया कि जितने सारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, उनके लिए नियम कानून बनाना राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होगी अनुच्छेद 240 के तहत। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या किया गया, जो 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 परिवर्तन थे ना वो समझते हैं। देखो क्या था। सबसे पहले ये 1963 में हुआ। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या करना पड़ा। देखो भारत के आजादी के बाद बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, जैसे पुडुचेरी, कराईकल, माही, यामन, अभी भी फ्रांस के अधीन थे। ये सब फ्रांस के एरिया में था। फ्रांस इसको अपने अंडर में किए हुए थे। ठीक है, ना कि भारत के। इस तरह से गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल के अधीन थे। देखो पुडुचेरी जो था, पुडुचेरी के बहुत सारे एरिया जैसे कराईकल, माहे, यामन सब फ्रांस के अधीन था। इसी तरीका से गोवा, दमन और दीव जो था वो पुर्तगाल के अधीन था। भारत सरकार ने क्या किया? कूटनीति अपनाया और आंदोलन के माध्यम से इस क्षेत्र को भारत में शामिल किया। जो संविधान में इनका जिक्र नहीं था, इसलिए 1962 में संविधान जब संशोधन हुआ ना, तो औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बना। देखो एक अगला संविधान हुआ था ना, ये क्या बोलते हो, जब 1962 में हुआ था, देखो यहाँ पे हुआ था ना 10वां संविधान संशोधन। देखो 10वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन, 9वां नहीं 10वां। इसके अंतर्गत जो पुर्तगाली के जो क्षेत्र थे ना, दादरा नगर हवेली, उसको शामिल किया गया था, जो पुर्तगाली के था। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे फ्रांस के अधीन में जो भी क्षेत्र थे
उनको इसके अंडर में मिलाया गया। ठीक है, साथ ही साथ जो पुडुचेरी के जो 4 पार्ट थे ना, वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब प्रश्न आया कि हम संविधान संशोधन कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि कुछ भी आप कर लो, इसके लिए हमें अनुच्छेद के तहत संशोधन करना पड़ता है। तो अनुच्छेद 240 में कहा गया है कि कोई भी यूनियन टेरिटरी के तहत नियम कानून बनाने का जो भी प्रावधान है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरीका से 240 के तहत राष्ट्रपति को नए क्षेत्र में कानून बनाने की पूरी शक्ति है, तो यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। तो इसी तरीका से पुडुचेरी में विधानसभा और विधान परिषद बन सका, और साथ ही साथ गोवा दमन द्वीप को भी संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो ये पूरी तरीका से शामिल किया गया, गोवा दमन और द्वीप को ये सब पूरा किया गया। ठीक है, 14वां संविधान संशोधन 1963। अब आगे आते हैं 15वां। तो 15वां कहता है कि इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की सेवा की जो आयु थी ना, वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। देखो क्या हुआ, 15वां संविधान संशोधन में जो न्यायाधीशों की आयु सीमा पहले कितना था, पहले आयु सीमा जो थी वो थी 60 वर्ष, अब उसको बढ़ाकर कितना किया गया, 62 वर्ष कर दिया गया। मतलब न्यायाधीश की जो आयु सीमा होगी रिटायरमेंट का, वो कितना किया गया, 60 से 62 वर्ष किया गया, ताकि राज्यों के बीच में जो उच्च न्यायालय का स्थानांतरण की अनुमति मिल सके। ठीक है, ये किया गया, मतलब उसकी जो न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की जो आयु थी ना, वो 60 वर्ष से बढ़ा के 62 वर्ष किया गया। ठीक है, कब किया गया, 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। बस इतना जानना है। ठीक है, आपको पता है ना कि हमारे संविधान में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच में एक कोऑर्डिनेशन है, जिसमें आप देखोगे ना तो 226 के तहत क्या होती है, रिट जारी करती है कौन, हाई कोर्ट, और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 15वां बहुत आसान है। 16वां कहा गया है कि इसके द्वारा देश की संप्रभुता और अखंडता में जो मूल अधिकार के जो भी कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए, साथ ही साथ तीसरी अनुसूची में जो भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। देखो 16वां संविधान संशोधन के क्या था, इसका उद्देश्य था भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को मजबूत करना था। यह संशोधन देश की सुरक्षा और एकता से जुड़े जो भी हम लोग औथ लेते हैं ना अधिकारियों की, वो अभिव्यक्ति से संबंधित था। क्या हुआ, ये है 16वां संविधान संशोधन 1963 में। क्या हुआ ना, आपको पता है कि 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता को लेकर बहुत चिंतित बढ़ गई। कुछ राज्य थे ना, वो जैसे खास करके दक्षिण पूर्व वाले अलगवादी आंदोलन पे चल रहे थे, वहां के मतलब ना वहां के अलग ही कंडीशन चल रहा था। तो इस परिस्थिति में सरकार ने तय किया कि नहीं, संविधान में संशोधन किया जाए और भारत की एकता और अखंडता को सर्वोच्च रखा जाए। कोई भी नागरिक या संगठन देश की अखंडता को तोड़ने का भी काम ना करे। देखते हो ना, जब भी अगर बात आती है ना, तो नहीं बोला जाता कि देश की एकता और अखंडता ही सर्वोपरि है, ये बोला गया था। कुछ ऐसी बात थी जैसे अनुच्छेद 19 को अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दिया गया था, उसमें भी प्रतिबंध किया गया। ऐसा नहीं कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है तो आप कुछ भी बोलो जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, या हमारी देश की जो इंटीग्रिटी है, यूनिटी है और सॉवरेनिटी है उसको धक्का पहुंचे, तो आप ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा दिया गया था 16वां संविधान संशोधन में। देखो इसमें कुछ किया नहीं गया था, इसके द्वारा सिर्फ क्या किया गया ना, संप्रभुता को, अखंडता को, मूल अधिकारों के तहत कुछ प्रतिबंध प्रावधान रखे गए, और जो तीसरी अनुसूची था ने उसमें भी परिवर्तन कर जो शपथ ग्रहण के अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता अखंडता को बनाए रखूंगा ये शब्द जोड़ा गया। मतलब कोई भी अगर ओथ लेगा तो ओथ में ये उसको बात बोलना ही पड़ेगा, कंपलसरी किया गया, ताकि इससे क्या हो ना कि ओथ का एक वैल्यू बढ़े और सुनने में अच्छा लगे और जोश बने कि हाँ। तो इस परिस्थिति में सरकार ने तय किया कि जब भी कोई भी नागरिक ओथ लेगा ये बात उसको बोलना पड़ेगा। देखते हो ना, बोला जाता है जब भी आप
भाषण देते हो या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, तो इसमें ये अखंडता की बात किया गया। समझ रहे हो ना? तो ये बात थी तीसरी अनुसूची में। और तीसरी अनुसूची में आपको पता ही है कि जो भी थर्ड शेड्यूल है उसमें किसी का है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियां, सांसद, न्यायाधीशों की क्या है, शपथ का ही बात तो किया गया है। तो शपथ से पहले लिखा गया कि जो भी शपथ लेंगे उसमें ये जोड़ा गया कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करूंगा। समझ रहे हो ना? रक्षा करना ना करना अलग बात है, लेकिन जो भी औथ लेंगे ना ये बोलना पड़ेगा उनको। अब बोलते भी हैं, आपने सुना होगा, हर संवैधानिक अधिकारी को यही बोलना पड़ेगा कि देश की एकता और अखंडता की शपथ लेनी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा 16वां संविधान संशोधन 1963 में, ये बातें ऐड की गई थी। ठीक है, 17वां संविधान संशोधन में देखो क्या कहा गया था। 17वां संविधान संशोधन, 17वां, देखो 17वां में कहा गया कि इसमें संपत्ति के अधिकारों को भी और संशोधित करते हुए अन्य भूमि प्रावधानों की 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिसकी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी। देखो क्या हुआ ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था जब 64वां संविधान संशोधन आया, 17वां, ये आया 17वां संविधान संशोधन 1964 में। देखो किसान की जो भूमि की अधिकार की रक्षा करना, राज्य सरकार की भूमि की जो भी नीति होगा, नियम होगा, वो कानूनी की रक्षा करना। क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा आजादी देश हुआ था उस समय जमींदारी प्रथा था, तो जब बाद में जमींदारी प्रथा को क्या किया गया, खत्म किया गया और भूमि सुधार के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए। लेकिन जो जमींदारी प्रथा था ना, उसमें जो भी मुकदमे दायर किए गए थे, जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताकर रोक दिया गया था, जैसे नहीं था अनुच्छेद 31, संपत्ति के अधिकार के तहत कहा गया कि कोई भी सरकार किसी भी संपत्ति को ऐसे नहीं ले सकता, उसके लिए हमें क्या कानून के तहत जाना होगा। तो इसलिए 17वां संशोधन लाकर क्या किया ना, भूमि सुधारों को एक संवैधानिक सुरक्षा दिया गया। ठीक है, जैसे 9वीं अनुसूची में बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो इसमें ऐड कर दिए गए। जैसे कोई भी मैटर भूमि वाला पड़ता था ना, सब इसी में 9वीं अनुसूची में ऐड कर देते थे। और इसमें सीधा बोला गया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। ये बात ये था, नहीं समझा? समझ में नहीं आया? बहुत सिंपल है ना भाई। देखो मतलब इस संशोधन में क्या किया गया ना, किसानों की जो जमीन की है ना वो रक्षा करना किसका काम हो गया, वहां के राज्य सरकार का, संविधान की। ठीक है, जैसे आजादी के बाद क्या थी ना, जमींदारी प्रथा तो खत्म हो गई, किसानों को जमीन देने के लिए नए नए कानून बनाए गए। लेकिन क्या हुआ ना कि अनुच्छेद 31 में बोल दिया गया था कि आपको संपत्ति रखने का अधिकार होगा, बाद में ना उसको हटाया गया। तो क्या हुआ ना कि जब कानून को मौलिक अधिकार होने लगे तब 17वां संविधान लाया, ताकि कानून को अदालत में चुनौती ना दिया जा सके। समझ रहे हो ना? इसमें मुख्य यही किया कि 9वीं अनुसूची में बहुत सारे चीजें ऐड की गई। समझ में आया? ये था। फिर है 18वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन है कि इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाब भाषी क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया, और जो परवर्ती क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दिए गए और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये किया गया था 18वां संविधान संशोधन 1966 में। देखो इसमें क्या किया गया ना, जो अनुच्छेद 3 और 4 की व्यवस्था के साथ, आपको पता ही है कि अनुच्छेद जो 3 है उसके तहत क्या किया जाता है, नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं, दो राज्य को एक साथ मिला सकते हैं, या एक राज्य को दो राज्य में तोड़ सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं, बाउंड्री इधर उधर कर सकते हैं, सब अनुच्छेद 3 में है। तो अनुच्छेद 3 और 4 में जो भी व्यवस्था बनाई गई थी ना, पुराने राज्यों की सीमा बदली जा सकती थी। तो यही प्रावधान 18वां संविधान संशोधन में किया गया कि जो भी थी ना, और आपको पता है कि हमारा जो 1956 का पुनर्गठन अधिनियम आया था वही रखा गया था। ठीक है, समझ में आ गया? तो 18वां संविधान संशोधन क्या था, पंजाब को और ये पंजाबी भाषा में
और हरियाणा हरियाणवी भाषा में चलेगा। ठीक है, देखो क्या था ना, देखो भारत दो प्रकार के क्षेत्र थे। कब? जब 7वीं संशोधन अधिनियम आया, सतमा संशोधन आया, तो उसमें क्या था, राज्य को 4 भाग में बांटा गया था, ABCD में, उसको खत्म किया गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? अली फैजल ने किया था। तो उन्होंने क्या किया ना, बोला नहीं ऐसे नहीं होगा, राज्य को 2 पार्ट में बांटा जाए, एक राज्य होगा और एक बस यूनियन टेरिटरी होगा बस। तो राज्य, स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश जैसे बोला गया। ठीक है, यूनिट शामिल किया गया। ठीक है, तो ये 18वां संशोधन से साफ हो गया, ये यही रहेगा, मतलब पंजाब को पंजाब और राज्य को राज्य बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आया था 1966 में। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या हो गया 18वां 1966, इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा को क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित कर दिया गया। और जो भी पूर्वोत्तर क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को जो भी दिए गए, चंडीगढ़ को क्या किया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो 18वां संविधान संशोधन को बहुत तरीका से आप जोड़ सकते हो, क्योंकि पावर मिल गया है ना, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सीधा कह सकते हो ना कि सरकार जब चाहे किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा बदल सकती है, किसी राज्य में मिला सकती है, राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में मिला सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ये पावर तो ऑलरेडी मिल गया था, इन्होंने ऐसे कर दिया। क्या किया? पंजाब को पंजाबी भाषा बना दिया, हरियाणा को हिंदी भाषा बना दिया, और जो पुडुचेरी सॉरी हिमाचल प्रदेश को क्या किया? इधर कर दिया गया, और चंडी को यूटी बना दिया। कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आया 19वां संविधान संशोधन था कि इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारियों में परिवर्तित किया गया, और उच्च न्यायालय को चुनाव में याचिका सुनने का अधिकार दिया गया। देखो ये बहुत अच्छा डिसीजन था। 19वां है, 19वां संविधान संशोधन। देखो क्या हुआ, देखो 19वां संविधान संशोधन क्या है, हम समझते हैं कि हमारे देश में आप देखोगे ना, तो हमारा जो सरकार है उसको 3 ऑर्गन है, एक तो विधायिका है, एक न्यायपालिका है, एक कार्यपालिका है। आप देखोगे तो न्यायपालिका का काम, हमारे जो संविधान में न्यायपालिका जो है ना पूरी तरीका से स्वतंत्र है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका देखोगे तो एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, लिंक है। अब समस्या आई कि जो न्यायपालिका थी और कार्यपालिका के बीच का जो काम था वो अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। न्यायपालिका क्या करती है? न्याय की रक्षा करना काम है, और संविधान के जो भी कानून बनाए गए हैं विधायिका के द्वारा उसको देख रेख करती है। अगर संविधान के खिलाफ कोई भी कानून बनती है तो सीधा न्यायपालिका उसको क्या करेगी? क्या करेगी? रद्द कर सकती है। संसद को उसको बोलती है कि आप इसको सुधार कीजिए, नहीं तो हम रद्द कर देंगे। इसके पास पावर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है पूरा पावर। तो ये हुआ ना। अब बात में आ जाती है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का क्या दखल था? तो देखो क्या हुआ ना कि जब भी कोई इलेक्शन कमीशन में काम करने पर अदालतों को ज्यादा दखल ना देना, ये बता दिया गया। अभी भी आप देखते हो ना, आप देखोगे आप देखोगे कि जब भी कोई इलेक्शन होती है, कुछ भी होता है, तो इलेक्शंस कमीशन जो है ना, इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया, उसका कोई भी ऐसा काम में उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, कोई काम में दखल नहीं देता है। लेकिन दखल देने का काम कब किया गया? समझो, देखो जब भी कोई चुनाव से जुड़े विवाद होते हैं उसका फैसला पार्लियामेंट ही कर सकती है, संसद के पास दिया गया। लेकिन बाद में यह तय किया गया कि ऐसे मामले को भी निपटारा न्यायालय करे ताकि फैसला जो हो निष्पक्ष हो। क्योंकि हमें पता है कि जो 324 है, 324 क्या है? 324 हमारा 324 जो है वो क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और 329 है। ये दोनों को 324 से 329 तक तो ही दिया गया है इसका प्रावधान संविधान में। लेकिन चुनाव से कोई भी इलेक्शन कमीशन की पटिशन होगा तो उच्च न्यायालय में जाए, ये 19वां संविधान संशोधन में बोला गया। 19वां संविधान में कहा गया कि इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों के परिवर्तित किया जाए, और उच्च न्यायालय को चुनाव में याचिका सुनने का अधिकार दिया गया। तो भाई दिया गया तो क्या किया गया? चेंज किसमें करना होगा? 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
और 329 में बदलाव नहीं कर भी व्यवस्था किया गया। देखो पहले क्या था ना, पार्लियामेंट यह तय करती थी कि चुनाव वाला विवाद कौन सुलझाएगा। जैसे आपको पता है ना कि अनुच्छेद 71 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति का कोई भी विवाद या उपराष्ट्रपति का कोई भी विवाद शुरू होगा तो 71 के अनुसार हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अगर चुनाव वाले मामला में अगर विवाद खड़ा हो जाए तो कौन सुलझाएगा, कौन सुलझाएगा कौन। जैसे मान लो कि बिहार में चुनाव है और कोई विवाद खड़ा हो जाए तो कौन सुलझाएगा, प्रश्न तो आ रहा ना। तो संविधान में यह स्पष्ट किया गया कि चुनाव से जुड़ी याचिका सिर्फ न्यायालय में जाएगी, ना कि किसी सरकारी संस्था में। ठीक है, तो ये 19वां संविधान संशोधन में बोला गया। मतलब न्यायपालिका को एक स्वतंत्र जिम्मेदारी दी गई कि चुनाव का जो भी परिणाम होगा उसकी चुनौती का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अदालत करेगी। इसका मतलब राजनीतिक प्रभाव से आजादी मिल गई। जैसे मान लो, ऐसे समझो बिहार में अभी चुनाव है, ठीक है, और मान लो चुनाव जीत गया कोई, मान लो कोई कैंडिडेट चुनाव जीत गया और जो उसका विरोधी है उन्होंने क्या बोला, नहीं ये तो फर्जीवाड़ा हुआ है। जैसे अभी आप देखते रहते हो ना वोट चोरी का मामला, तो क्या हुआ, गलत तरीका से वोट लिए, ये वो दिस दैट एलिगेशन किसने लगाया, उसका विरोधी ने। तो ऐसे विवाद संसद में जाते हैं क्या, नहीं। 19वां संशोधन के बाद आप सीधे हाई कोर्ट जाएंगे, यानी जब चुनाव से झगड़े अदालत तय करेगी, ना कि कोई नेता। ठीक है, समझ रहे हो। तो 19वां संविधान संशोधन कहता है कि अब चुनाव के झगड़े नेता नहीं बल्कि अदालत सुलझाएगी। ठीक है, समझ गया, बहुत अच्छा है ना। जैसे देखो राहुल गांधी जी हमेशा बोलते रहते हैं ना वोट चोरी हुआ, वोट चोरी हुआ, लेकिन उनके पास एविडेंस भी है। लेकिन एविडेंस एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, तो क्या वो प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहे हैं, नहीं। और राहुल गांधी जी बोलते भी रहते हैं कि ये काम इंस्टीट्यूशन का है, वो भी किसका, न्यायालय का है, मेन इसका हस्तक्षेप न्यायालय करेगा। लेकिन जब तक उसमें कोई पार्टिसिपेशन करोगे तब ना। मतलब 29वां संविधान संशोधन यही कहा गया कि इलेक्शंस कमीशन से जो भी मुद्दा होगा, लड़ाई झगड़ा मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, चुनावी विवाद, तो सबसे पहले आपको पार्लियामेंट या सरकार देखती थी, पहले की बात है, पहले देखती थी। लेकिन यह काम अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करेगी, ये बोला गया। पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गठित किया गया। उसका काम क्या है, किसी भी उम्मीदवार का झूठा दस्तावेज आरोप हो गया हो, गलत वोटिंग हो गया हो, रिश्वत दबाव ये सब हो गया हो, चुनाव ये है ना, तो ऐसे 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 में क्या करेगा, पार्लियामेंट या विधान मंडल करती थी। लेकिन इससे क्या होता था ना, निष्पक्षता का सवाल उठ जाते थे, क्योंकि बहुत से लोग बोलते थे ना कि पता नहीं नेता अपने लिए सब फायदा किया। तो इसलिए सरकार ने तय किया कि नहीं, चुनाव वाला जो भी विवाद होगा ना वो न्यायपालिका को करना चाहिए। इसलिए 19वां संविधान संशोधन आया। फिर क्या किया गया, इसमें 324 में सुधार। देखो 324 में सुधार नहीं, लेकिन स्पष्ट व्यवस्था दी गई। सुधार कुछ नहीं किया गया, व्यवस्था उस पास दी गई। 324 में कहता है कि चुनाव का संचालन चुनाव आयोग करेगा, लेकिन चुनाव के दौरान अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो सिर्फ अदालत ही निर्णय करेगी। विवाद की बात कर रहा हूं, ना कि कुछ और की बात। 329 में भी बदलाव किया गया, कह रहा है 329 में जो भी विवाद से मामला संसद पहले तय करती थी, अब क्या होगा, ऐसे विवाद को अदालत में जाएंगे, यानी हाई कोर्ट में सुना जाएगा। चुनाव आयोग स्वतंत्रता बढ़ाई गई, ठीक है। लेकिन ये भी है कि चुनाव आयोग का सिर्फ चुनाव कराना होगा, किसी भी विवाद का अंतिम निर्णय होगा वो कोर्ट करेगा। जैसे मान लो, समझो ऐसे, मान लो रोहन और मोहन के बीच में चुनाव हुआ और रोहन जीत गया, तो मोहन को तो लगेगा ना कि अरे ये तो बहुत बड़ा शायद गलती से जीता हो या गलत वोटिंग हुआ हो, घूस लिया हो, जिस कुछ भी हो। तो यह शिकायत संसद में पहले की जाती थी, लेकिन अब है कि आप बिना पक्षपात के आप 19वां संशोधन के बाद आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, जहां जज इस तरीका को सुनेगी। मतलब है यह चुनाव से जुड़े झगड़े न्यायालय में सुलझाए जाएंगे, लेकिन कंडीशन है रिजल्ट आने के बाद, ऐसा नहीं कि बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। जैसे बिहार में भी चुनाव है, तो बीच में जब तक का पूरी फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता
और आप संतुष्ट नहीं हो तब आप चुनाव में जा सकते, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बीच में नहीं। जैसे मान लो एक फेज का चुनाव हो गया और आपको चुनाव के समय में भी लगा नहीं फर्जीवाड़ा हुआ, ये हुआ, मैं चलता हूँ हाई कोर्ट में और चुनाव को रोकवा देता हूँ, या बीच में मैं बोलता हूँ चुनाव रद्द कर दीजिए, ये चुनाव गलत तरीका से हो रहा है, नहीं। चुनाव गलत तरीका से हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, क्या हुआ, उसके बीच में कुछ नहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकता है। ये कब करेगा, जब रिजल्ट निकल जाएगी फाइनल रूप से, तब आप बाद में जा सकते हो, बाद में, पहले कुछ नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, ये पावर जानते हो, इसको दिया गया है इसको दिया गया है, क्या बोलते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। समझ में आया? तो 19 में यही बताया गया, 19वां संविधान संशोधन। 20वां देखो क्या कहता है, 20वां संविधान संशोधन कहता है कि इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति को वैधता दी गई। देखो 20वां संविधान कहा गया कि इस संशोधन में, मतलब जो कुछ न्यायाधीश होते हैं ना, जज, उसकी नियुक्ति में गलती हो गई तो ये संवैधानिक रूप से लीगल और वैलिड बनाना। मानो भाई ऐसा ऐसा हुआ था ना कि भारत में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति संविधान के अनुसार ठीक तरीके से नहीं हुई, तो क्या होगा, किसी जज की नियुक्ति में राष्ट्रपति की मंजूरी ठीक से नहीं ली गई, या कुछ जो भी टर्म कंडीशन शर्तें था वो अवैध हो गया, तो ऐसा में सवाल तो उठेगा ही। तो ऐसे में क्या होगा, जो भी उनके फैसले होंगे ना, क्या वो लीगल माने जाएंगे? नहीं। अगर वो ऐसा होता है तो सभी निर्णय जो होंगे ना अमान्य हो जाते हैं, देश भर की अदालतें गड़बड़ मच जाती, ऐसा होता। इसलिए 20वां संविधान संशोधन लाया गया। अब बोला गया कि जज को जो भी नियुक्ति होगी वो वैलिड मानी जाएगी, जो फैसले दिए गए हैं या कानून के रूप में सही माने जाएंगे। समझ रहे हो? 20वां संविधान में कहा गया कि इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशी की नियुक्ति को वैध प्रदान की गई। समझ में आया? नहीं समझा? क्योंकि देखो इसमें तो शॉर्ट में दिया ना, तो इसको डिटेल तो समझना पड़ेगा। देखो कह रहा 20वां संविधान संशोधन में कि इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीश की नियुक्ति को वैध किया गया। देखो कुछ जज की नियुक्ति गलती से हो गई हो भी जाती है ना कभी कभी, या इस संशोधन में सरकार ने कहा ना कि उसकी नियुक्ति और उसके फैसले दोनों वैध माने जाएंगे। कहानी की तरह समझो, मान लो एक हाई कोर्ट है जिसका नाम है पटना हाई कोर्ट, और मान लो वहाँ वहाँ के एक जो जज है ना उनको वर्मा जी के नाम से जज बनाया गया। ठीक है, अब संविधान के अनुसार किसी को जज बनाना होता है तो किसकी आदेश लेना होता है, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को लेनी होती है, मोस्टली राज्यपाल को, फिर राष्ट्रपति को लेनी होती है। लेकिन वर्मा जी नियुक्ति में कोई तकनीकी हो गई, मतलब जैसा कि दस्तावेज में सही नहीं था, राष्ट्रपति की अनुमति ठीक से नहीं मिली, तो सवाल तो उठेगा ना कि वर्मा जी आप असली जज नहीं हैं, लेकिन उसके सैकड़ों फैसले दे दिए उन्होंने धड़ाधड़ उस टाइम में, तो क्या वो रद्द हो जाएंगे? ऐसा होता तो देश भर की पता है बहुत सारे अदालतें बहुत गड़बड़ी हो जाती। तो 20वां संविधान संशोधन लाया गया, भले ही जज की नियुक्ति गलती से हो, लेकिन अब सही माना जाएगा जब जो भी फैसले दिए हैं ना वो सब वैध माने जाएंगे, इसलिए संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, और देखो आपको पता है 233A के तहत जो भी न्यायिक अधिकारी होते हैं ना, जुडिशरी ऑफिसर होती है, वो हाई कोर्ट में ही नियुक्ति की जाती है, वो गलती होती है ना उसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये बात था। तो ये था 20वां संविधान संशोधन। 20वां में देखो 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967। देखो इसमें क्या किया गया, इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, ये 21वें संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। देखो सिंधी भाषा भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आपको पता है कि जब भारत के संविधान लागू हुआ था तो उस समय की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान लागू होने के समय में 14 भाषाएं थी, तो बाद में सिंधी भाषा
जो थे ना बोलने वाले, जो सिंध से आए थे, सिंध से, मोस्टली सिंध से आए थे, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, मांग पे क्या किया गया ना, भारत की 8वीं अनुसूची में इनकी जगह दे दी गई। तो कौन सा संविधान संशोधन इसके लिए करना पड़ा? 21वां संविधान संशोधन करना पड़ा। तो जब 8वीं अनुसूची में सिंध भाषा जोड़ी गई, तो पहले तो 14 भाषा थी आजादी के समय और संविधान के लागू होने के समय। जैसे ही सिंध भाषा जोड़ी गई तो क्या बन गया? 15वीं भाषा बन गई। तो जोड़ी गई भाषा सिंधी अब हो गई 8वीं अनुसूची में 15 भाषा। ठीक है, पहले कौन कौन सी भाषा थी? 14 भाषाएं थी। हिंदी था, बंगाली था, मराठी था, गुजराती था, उर्दू था, पंजाबी था, कन्नड़ था, तेलुगु था, तमिल था, मलयालम था, उड़िया था, असमी, संस्कृति और कश्मीरी। अब सिंधी को जोड़ दिया गया तो 15 भाषा बन गई। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं 22वां। देखो 22वां क्या बोला गया है कि इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। तो देखो अलग किया गया था, मतलब पहले क्या था ना, असम और मेघालय एक थे, बट 22वां संविधान संशोधन हुआ 1969 में, तो असम से अलग करके मेघालय बना दिया गया। ठीक है, इसका मतलब जो भी जैसे पूर्वोत्तर वाला ये एरिया था ना, तो इसलिए इसको अलग कर दिया गया। किससे? असम से। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो क्या बन गया? एक नया राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, जो भी भारत, जैसे भारत के भी पूर्वोत्तर राज्य में असम है, नागालैंड है, मिजोरम, मेघालय, इसकी आपको पता है अलग अलग जनजातियां रहती है, उनकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज सब अलग है, और सेल्फ रूल करने का भी उनको अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। देखो ना, पहाड़ी एरिया, वहां पे गारो, घासी, जयंतियां कहाँ रहती है? मेघालय में रहती है ना। तो लोग को हमेशा मांग था कि हम एक नया राज्य बनाया जाए। तो इस जवाब में आया ना कि चलो मैं 22वां संविधान संशोधन कर देता हूँ और आपकी क्या करता हूँ, मांग को पूरा करता हूँ। तो इस तरह से अनुच्छेद देखोगे ना, ये अनुच्छेद पता है कहाँ जोड़ा गया? अनुच्छेद जोड़ा गया है 244 के ए में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 244 ए में संविधान में जोड़ा गया, और जो पार्लियामेंट में, मतलब संसद ने राज्य के भीतर 100 ऑटोनोमस बना सकती है इसके द्वारा। देखो 244 ए के द्वारा कोई भी राज्य के भीतर एक ऑटोनोमस बना सकती है। 244 ए के तहत असम के राज्य के एक अंग है ना, जिसमें विधानसभा, मंत्री परिषद का पूरी तरीका से अधिकार रखा गया। तो इस तरह से देखोगे ना, तो मेघालय बन गया। तो 22वां संविधान संशोधन से आर्टिकल 244 ए में जोड़ा गया कि मेघालय को एक सब राज्य बनाया जाए। ठीक है, बाद में पता है यही आगे जाके 1972 में मेघालय को पूरा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मतलब 22वां संविधान संशोधन में मेघालय राज्य पूरा राज्य नहीं बना था, एक स्वय राज्य बना था, स्वय राज्य। लेकिन 1972 में पूरा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखो यहाँ पे मतलब एक नया राज्य नहीं बनाया गया, ये मत सोचना कि एक नया राज्य बनाया गया है, आगे जाके नया राज्य बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया 22वां संविधान संशोधन। 23वां देखो क्या कहता है। 23वां कहता है कि इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण और आंग्ल समुदाय के लोगों को मनमोनित और 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाना। देखो ये था 23वां संविधान संशोधन। देखो इसकी आपको जरूरी नहीं पड़ा, क्योंकि अभी भी आप जानते हो ना, जो लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो आरक्षण है ना, उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, ये किया गया था। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो अनुच्छेद 334 है, इसके अनुसार बोला गया है कि SC ST और एंग्लो को लोकसभा में 10 साल तक मिलेगा। लेकिन अब क्या है, ये तो 334 के तहत किया गया था, लेकिन अभी आप देखोगे ना तो 104वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके तहत ये हटा दिया गया है, ये इसको खत्म कर दिया गया, एंग्लो वाले अब नहीं रहा। ठीक है, 23वां संविधान संशोधन में ये वाला नहीं रहा, समझा। तो 23वां संविधान संशोधन के साथ क्या किया गया, अंतर्गत जो भी विधान पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो आरक्षित होंगे और आंग्ल समुदाय के जो लोग होंगे, उनको मनमोनित कर 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाए। ठीक है, ये 23वां संविधान संशोधन हुआ। इस संशोधन में SC ST और जो एंग्लो इंडिया मतलब समझते हो ना,
ये अंग्रेजी मूल के भारतीय जो यहाँ के आए हैं, लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण और 10 साल के लिए बढ़ाया गया। जब संविधान लागू हुआ तब की बात हो रही है, 1950 से 60 तक, फिर 70, मतलब ये समय समय पे बढ़ाया गया है। ठीक है, 1934 देखो ये सब अब खत्म हो चुका है, अब इसकी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये 104वां संविधान संशोधन जो हुआ है ना, उसके तहत ये सब खत्म हो गया। ठीक है, तो इसकी उतना इम्पोर्टेंस आपको नहीं लगता, एग्जाम में हमको नहीं लगता कि इससे पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन मैं बुक में तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना। देखो 24वां संविधान संशोधन बहुत अच्छा है, मतलब इससे क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं कहता हूँ ना ये सबसे इम्पोर्टेंट अभी इस पेज के लिए। देखो इसको समझते हैं। इस संविधान के अंतर्गत, देखो इस संविधान के अंतर्गत संसद की शक्ति को स्पष्ट किया गया। संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग के 3 के अंतर्गत मूल अधिकार भी हो, संशोधित कर सकती है। और साथ ही यह निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधित विधेयक जब संसद के दोनों सदन से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा सम्मति किया बाध्यकारी होगा। देखो समझते हैं, और ये बिहार दरोगा में पूछा भी गया था एग्जाम, ये पेपर में पूछा भी गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार सकते हो। देखो आपको पता है कि राष्ट्रपति जी के पास एक वीटो पावर होती है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जी के पास एक वीटो पावर होती है, अनुच्छेद 111 के तहत। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं कि कोई भी उसके पास विधेयक मतलब बिल जाती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकती है, राष्ट्रपति जो है ना, या तो उसको साइन कर देगी, बिल से एक्ट बन जाएगा, या तो वो फिर से पुनः विचार के लिए संसद में भेज सकती है, या तो क्या कर सकती है, वायलेट मतलब कुछ बोलेगी नहीं, वहां पे वीटो पावर लगा सकती है अपने अनुसार से। लेकिन राष्ट्रपति को ये वीटो पावर हर जगह नहीं लगाने की शक्ति दी गई है। वीटो पावर संविधान संशोधन में नहीं लगा सकती है, मनी बिल में नहीं लगा सकती है। वीटो पावर सिर्फ और सिर्फ वो साधारण विधेयक में ही राष्ट्रपति वीटो पावर लगा सकती है। तो यहाँ पे यही बोला गया कि जो पार्लियामेंट का स्पष्ट शक्ति था ना, यहाँ पे देखने को मिला, मतलब ये मिला, क्योंकि ये बहुत बड़ा विवाद के कारण क्यों आया, क्योंकि जब आपको पता है ना कि गोलकनाथ बना पंजाब राज, 1967 के केस आया था, तो इस केस में पता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद है संविधान तो संशोधन कर सकती है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है उसको बदल या छू नहीं सकती। किसने कहा था? ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप संविधान में पूरा संशोधन कीजिए, लेकिन जो भी फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे संविधान में भाग 3 35 से 12 से 35 तक जो दिया है उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हो, ना उसको छू सकते हो ना बदल सकते हो। मतलब संसद चाह कर भी मौलिक अधिकार वो खत्म नहीं कर सकती, जैसे समानता, स्वतंत्रता, ये सब खत्म नहीं कर सकती है, ना कोई बदलाव कर सकती है। इससे क्या हुआ ना, सरकार नाराज हो गई, बोली ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर से 1971 में एक केस आया जो 24वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें स्पष्ट कर दिया कि संविधान के भी मतलब संसद के जो संविधान के किसी भी हिस्से में मौलिक अधिकार को संशोधन करने का पूरा अधिकार संसद को है, ये बोला गया। क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया हमारे संविधान में है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, आप देखो यहाँ पे राष्ट्रपति की भूमिका आती है, क्या क्या समझा। देखो ये मामला आप देखो, मैं इसको पूरा अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपका, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता पूरा आपको संविधान समझ में आएगा। देखो मैं बावा बनाता हूँ, इस पे बावा बन सकते हो, चलेगा। जैसे मान लो एक बिल है, बिल कब एक्ट बनेगा, बिल एक्ट कब बनेगा? जब राष्ट्रपति उस पे साइन कर दे। बिल जो होती है ना, बिल वो एक्ट कब बनेगा? जब वो राष्ट्रपति साइन कर दे। अब राष्ट्रपति साइन करने से पहले पता है बिल की एक प्रोसीजर होती है। बिल पहले या तो लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा,
फिर यहाँ से राष्ट्रपति के पास आएगा। यही होता है ना प्रक्रिया, राष्ट्रपति के पास जाएगा, यही ना होती है। बिल पहले क्या क्या होगा, बिल या तो लोकसभा में गया, तो लोकसभा से फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास आएगा। मतलब कहीं से अगर लोकसभा में गया तो राज्यसभा में जाएगा, फिर वहां से पास, ऐसे बिल बिल गया, बिल बना, बिल वो बिल नहीं, कानून, कानून विधायक जिसको बोलते हैं, बिल जो है वो लोकसभा में आएगा, ठीक है, लोकसभा में आएगा, लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पारित होगा तो फाइनली राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास भी तीन पावर है, तीन पावर है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास भी तीन पावर है, या तो उस पर क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास तीन तरह के ऑप्शन होते हैं, क्या क्या होती हैं, या तो राष्ट्रपति जी उनको साइन कर दे और जैसी साइन करेगा एक्ट बन जाएगा, या तो कहेगा नहीं इस पे आप कुछ और पूर्ण विचार कीजिए, संशोधन कीजिए, और फिर से वो राष्ट्रपति से कहा बिल या तो लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा, आपस में क्या होगी, उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, बहुत सारे चीज किए जाएंगे, सुधार होगी। या तो राष्ट्रपति जो होंगे वो या तो कुछ जवाब ही नहीं देंगे, यहाँ पे वीटो पावर यूज कर लेंगे, वीटो मीन्स वीटो 111। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा बिल में राष्ट्रपति वीटो पावर यूज करेंगे और कौन सा बिल में राष्ट्रपति वीटो पावर यूज नहीं करेंगे। तो देखो, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि जो भी संविधान संशोधन होगा और जो भी विधेयक मनी बिल होगा उस पर वीटो नहीं लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति जनरली आप देखोगे तो साधारण विधेयक में ही वीटो पावर लगा सकते हैं। अब आ गई कि यहाँ पे देखो, जब राष्ट्रपति को कोई पावर ही नहीं दिया गया है तो फिर पावर कहाँ चला गया, संसद के पास, यही तो चला गया, संसद के पास चला गया। तो ये पावर पता है, ये पावर 24वां संविधान संशोधन में बोल दिया गया कि कोई भी राष्ट्रपति के पास जाएगा संशोधन विधेयक तो उसको साइन करना कंपलसरी कर दिया गया। देखो, राष्ट्रपति के द्वारा सम्मति बाध्यकारी होगा, उस पर कुछ नहीं राष्ट्रपति कर सकती है। कौन सा, संशोधन विधेयक में, कोई भी संशोधन विधेयक जब भी होगा तो राष्ट्रपति उस पर साइन करेगी ही करेगी, ठीक है। मतलब ना, पहले राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी बिल को साइन करे, रिजेक्ट कर सकते थे, ऑप्शन था उनके पास। लेकिन जब संशोधन हुआ, 24वां संविधान संशोधन हुआ, तो राष्ट्रपति इनकार नहीं कर सकते, उन्हें संशोधन बिल पर साइन करना ही होगा, उनको अनिवार्य बना दिया गया, ठीक है। लेकिन ये किसमें, संशोधन विधेयक में और मनी बिल में। साधारण विधेयक में उनके पास ऑप्शन है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 13 में भी बदलाव किए गए। तो अनुच्छेद 13 आपको क्या कहता है, आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद यही कहता है 13 कि संविधान से पहले जो भी कानून बनी थी, अंग्रेज के द्वारा बनाए गए थे, वो अगर मौलिक अधिकार को खत्म करता है, उसको लॉस करता है, तो वो कानून ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। या संविधान के द्वारा कोई ऐसा, संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बनता है उसको भी खत्म किया जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पे एक जुडिशियल रिव्यू की पावर दिया गया, किसको, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को भी दिया गया। तो अनुच्छेद 13 यही कहता है ना कि कोई भी मौलिक अधिकार के खिलाफ अगर होता है तो ऑटोमेटिक अमान्य हो जाएगा। तो इसमें क्या किया गया ना, 24वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया कि नहीं, संविधान संशोधन को कानून नहीं माना जाएगा और राष्ट्रपति जी इनको साइन करना ही पड़ेगा। मतलब मौलिक अधिकार में बदलाव हो सकते हैं, अमान्य नहीं कहा जाएगा, खास करके संशोधन वाले, समझ रहे हो ना, ये वाले बात थी। तो राष्ट्रपति इसको इनवैलिड नहीं कर सकती है, ना रोक सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो गया, समझ में आया। मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद के मौलिक अधिकार को नहीं बदल सकती, लेकिन जैसे ही 24वां संविधान संशोधन आया तो संसद के हर हिस्से को बदल सकती है, चाहे वह मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो, ठीक है। तो मानो ना, तो संसद को पूरा सुपर पावर दे दिया गया, यानी संसद संविधान के किसी भी भाग में बदलाव कर सकती है। कौन सा संशोधन से, 24वां संशोधन से, समझ रहे हो ना। 24वां संविधान संशोधन से पूरी पावर किसको दे दिया गया, संसद को दे दिया गया, ठीक है। समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, समझ में आ गया होगा। मतलब बोला जाए तो संविधान, मतलब संविधान संशोधन में जो 24वां संविधान संशोधन है वो संसद को स्पष्ट अधिकार देता है कि संविधान में बदलाव कर सके, चाहे वह मौलिक अधिकार से जुड़े हुए मामला क्यों न हो। समझ में आया, मतलब एक बड़े विवाद खड़ा हो गया ना,
क्योंकि इसमें देखो, अगर मान लो पहले तो ऐसा था, लेकिन इसमें इसमें क्या हुआ ना, बहुत सारे लोग ने इस केस को लड़ा, जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज ने लड़ा, गोलकनाथ पंजाब राज ने लड़ा। तो उसमें क्या हुआ ना, गोलकनाथ के मामला में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि संसद संसद संविधान में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है उसको बदल छू नहीं सकती है। मतलब संसद चाह कर भी मौलिक अधिकार को बदलाव नहीं कर सकती है। ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर से आया 1971 के इंदिरा गांधी 24वां संशोधन लाकर स्पष्ट कर दिया कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में, चाहे वो मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो, संशोधन कर सकती है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे संविधान में 368 जो है ना, वो संशोधन से रिलेटेड है। ठीक है। अब देखो राष्ट्रपति के यहाँ क्या भूमिका रही है। पहले राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी संशोधन में, बिल में पहले क्या करते थे, साइन ना करे, रिजेक्ट कर दे। लेकिन जब 24वां संविधान संशोधन आया तो इनको साइन करना मजबूरी कर दिया गया। देखो कितना बड़ा पावर दे दिया गया संसद को, सोचो। अनुच्छेद 13 में भी यहाँ बोला गया कि जो भी मौलिक अधिकार के खिलाफ होगा वो अमान्य होगा। लेकिन जैसे ही 24वां संविधान संशोधन जोड़ा गया तो संविधान संशोधन को भी कानून नहीं माना जाएगा। सोच लो कितना खतरनाक। देखो मैं इसको समझाता हूँ कितने खतरनाक। ये 24वां संविधान संशोधन जो है ना, इसको मैं पूरा डिटेल देखो समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। पूरी संविधान की मैं क्या बोलते हो, व्याख्या करता हूँ। ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ इसको अच्छे से। देखो 24वां संविधान संशोधन को थोड़ा अच्छे समझते हैं ना, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24वां संविधान संशोधन, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं, पहले देखो ऐसे समझो। पहले एक 13 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 है, और 368 को समझते हैं। ठीक है, 368 को समझते हैं और 13 को। देखो 13 क्या कहता है संविधान में, अनुच्छेद 13 यही कहता है ना, आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद यही 13 कहता है कि कोई भी संविधान के अनुसार, मतलब कोई भी कानून संविधान के अनुसार नहीं बना हो तो वो अनुमान स्वतः खत्म हो जाएगा। यही कहता है अनुच्छेद 13, क्योंकि फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मामला है। तो अनुच्छेद 13 यही कहता है कि अंग्रेज ने बहुत सारे ऐसे कानून थे जो बनाए थे। तो आपको पता है कि अंग्रेज कानून जो भी बनाएंगे वो अपने अनुसार अनुसार ही तो बनाएंगे। तो शोषण से रिलेटेड था, बहुत कुछ था उन लोग के, तो वो भी कानून अंग्रेज वाले सब खत्म। ठीक है। फिर क्या हुआ, मान लो कि बहुत सारे ऐसे भी कानून होते हैं जो संसद बनाती है, और संसद अपने फायदे के लिए बनाए, और संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको खत्म करने के प्लान हो, तो अनुच्छेद 13 बोलेगा नहीं, आपको खत्म, मतलब संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको खत्म नहीं होने दूंगा, कानून को ही खत्म कर दूंगा। तो अनुच्छेद 13 यही कहता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो मौलिक अधिकार के खिलाफ हो। अगर कोई कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 13 के तहत इनवैलिड हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, ये बोला गया अनुच्छेद अनुच्छेद 13। ठीक है, ठीक है, ये बोला गया अनुच्छेद 13 में। बहुत सारे ऐसे पहले से कानून बने थे ना जो मौलिक अधिकार के अनुसार खिलाफ थे, वो भी खत्म। जैसे ब्रिटिश काल में कोई कानून था ना जो बोल फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनता था ना भाई। अंग्रेज जब हमारे देश में थे तो क्या बोलने की आज़ादी था किसी को? बहुत नहीं था। तो वो भी गया, अंग्रेज के कानून चला गया। फिर कोई ऐसा कानून था जो मौलिक अधिकार के खिलाफ थी, जैसे आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हो। अभी आप देखते हो पूरा आलोचना करते हो फेसबुक पे, कहीं पे भी आप कुछ भी माय बहन कर देते हो। इतना स्वतंत्रता दिया गया है, सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हो, ऐसा दिया गया है हमारे संविधान में, पावर दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत। तो अनुच्छेद 19 के तहत जो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी था ना, वो खत्म हो गया। तो वो खत्म, उल्लंघन था तो उसको भी इनवैलिड माना जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट थे ना, जैसे मान लो अनुच्छेद 13 के तहत, अनुच्छेद 13 के तहत ही आती है। जैसे मान लो कोई एक्ट हो, तो एक्ट भी एक कानून होता है। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब समझते हो ना,
ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। अध्यादेश 123 में राष्ट्रपति महोदय जी जारी करते हैं। तो ये भी हो गया। कोई रूल गवर्नमेंट का कोई रूल हो, या कोई ऑर्डर जारी कर दिया हो, कोई ऑर्डर जारी कर दिया हो, या कोई बाईपा लॉ हो, बाई लॉ हो, ये सब अनुच्छेद 13 प्रोटेक्ट करता है किसको? फंडामेंटल राइट्स को। कोई एक एक्ट हो गवर्नमेंट का जो संविधान के फंडामेंटल राइट्स को खत्म करता हो, 13 उसको खत्म कर देगा। कोई ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति जी जारी कर दिए जो फंडामेंटल राइट्स को ही खत्म कर रहा हो, तो ये अध्यादेश खत्म। कोई गवर्नमेंट का ऐसा रूल हो जो नुकसानदायक हो, वो खत्म। कोई ऑर्डर ऐसा हो जो खत्म कर दे, बाई लॉ हो, ये सब क्या है? अनुच्छेद 13 उसको प्रोटेक्ट करता है। मतलब सिर्फ संसद के बनाए गए कानून ही नहीं, बल्कि कोई भी सरकारी नियम मौलिक अधिकार के खिलाफ हो, वो रद्द किया जा सकता है। ये पावर किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर पूरा दिया गया कि उसको चेक करे और खत्म करे। ठीक है, समझना। अब देखो, ये तो हो गया अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 यही कहता ना कि कोई भी गवर्नमेंट का एक्ट हो, कोई ऑर्डिनेंस हो, कोई किसी भी सरकारी दफ्तर का रूल हो, ऑर्डर हो, बाईपा लॉ, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि आप संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। कहीं भी संशोधन आप कर सकते हो, यही ना बोला गया अनुच्छेद 368, कर सकते हो कहीं पे भी संशोधन। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मामला क्या आया? मामला आया गवर्नमेंट की, मतलब संसद की। अब संसद यहाँ क्या क्या करेगी? संसद आया, मतलब संसद की यहाँ पे पावर की बात करते हैं। संसद देखो क्या किया। अब संसद में क्या आ जाती है? राष्ट्रपति जी आते हैं, ये आती है मेन संसद आता है। ठीक है। अब देखो, अब समझते हैं। पहले देखो, अब आया 24वां अमेंडमेंट आया। 24वां अमेंडमेंट में क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि संविधान संशोधन आप कर सकते हो, कहीं भी आप पूरा संविधान संशोधन कर सकते हो अनुच्छेद 368 के अनुसार, लेकिन जो भी मौलिक अधिकार आपको दिया गया है वो आप नहीं बदल सकते हो, किसी भी कंडीशन में आप नहीं बदल सकते हो। लेकिन जैसे ही 24वां संविधान संशोधन आया ना, तो इसको पावर मिल गया। किसको? संसद को पूरा पावर दे दिया गया। नहीं, आप संविधान संशोधन कीजिए, बदलिए भी, पूरी पावर दे दिया गया। पूरी पावर आपको दे दिया गया संशोधन के तहत, मतलब हम बदलाव कर सकते हैं। ठीक है। और ये भी बोला गया कि जो भी आप संशोधन कर रहे हो, बदलाव कर रहे हो, अनुच्छेद 13 में उसको नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 13 में ये बात नहीं आएगा, मतलब अनुच्छेद उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अनुच्छेद से कोई मतलब नहीं। अनुच्छेद 13 मतलब अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 24 के बीच में, संशोधन के बीच में कोई लिंक नहीं रहेगा, मतलब उसको हम रद्द नहीं कर पाएगा कोई। ठीक है। तो 24वां जो संशोधन है ना, संसद को पूरा अधिकार मिल गया कि आप संविधान में बदलाव कीजिए, जो करना है कीजिए, जैसा करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पूरा पावर दिया गया। अब देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि फिर मतलब क्या है? तो देखो, मतलब ये है, मैं समझाता हूँ। देखो, यहाँ से लिंक करते हैं मोदी जी से। देखो, मोदी से मैं लिंक करता हूँ। मोदी जी 2024 में जो चुनाव जीते थे, तो उसमें क्या बोले थे? अब की बार 400 पार। ठीक है, यही बोले थे। मान लो मोदी जी 400 सीट जीत जाते। ठीक है। अब भाई अगर जीत जाते तो उनका टारगेट यही था कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊं, या संविधान में बहुत सारी चीज की मैं संशोधन करूं, जो मन में आए करूं। ठीक है, यही ना, जो मन में आए वो करूं। और उनको पहले से पावर क्या, 24वां संविधान संशोधन से दे भी दिया गया है। 24वां संविधान संशोधन यही बोला गया ना कि आप संशोधन कहीं पे भी कर सकते हो, जो मन में आए आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहाँ पे मोदी जी ने मान लो 400 सीट जीत गए, और कोई संशोधन करके, जैसे सेकुलर वर्ड है, सेकुलर वर्ड को क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा, 368 यूज करना पड़ेगा। 368 यूज करना पड़ेगा। अब आती है संशोधन। तो संशोधन में क्या होती है? हमारे राष्ट्रपति महोदय जी हैं। देखो कौन कौन है यहाँ पे, देखो 3 लोग
हमारे संविधान संशोधन को प्रोटेक्शन दे सकते हैं? एक तो हो गया राष्ट्रपति जी, अनुच्छेद 13 और सुप्रीम कोर्ट, यही ना, यही ना। देखो अब अनुच्छेद 24 देखो क्या कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि आप संविधान में कहीं पे भी संशोधन कीजिए, पूरा पावर दिया गया है, चेंज भी कीजिए, ठीक है। अब देखो पावर जो दिया गया था अनुच्छेद 13 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को, वो कानून के दायरे में नहीं आएगा। मतलब आप संशोधन कीजिए, चेंज कीजिए, अनुच्छेद 13 कुछ नहीं कर पाएगा, वो उसको इनवैलिड नहीं कर पाएगा। तो अनुच्छेद 13 को तो खत्म, और जैसे ही अनुच्छेद 13 को खत्म तो सुप्रीम कोर्ट खत्म, सुप्रीम कोर्ट गया, अनुच्छेद 13 गया। अब आ जाती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जी आती है। एक ही विकल्प बचा कि राष्ट्रपति उस संविधान को, संशोधन को रोक सके, प्रोटेक्ट करे। लेकिन 24वां संविधान संशोधन ही तो इसलिए लाया गया, राष्ट्रपति जी को भी यहाँ पे बोल दिया गया नहीं, आप साइन कीजिए, आपको करना ही पड़ेगा। बस संशोधन हो गया। देखा कितना बड़ा गेम हुआ 24वां संविधान संशोधन में। तो मानो ना, तो संसद को पूरा पावर दे दिया गया है संशोधन करने के लिए, समझा? मतलब ना पूरी पावर दे दिया गया संसद को। आप कोई भी सरकार अगर फुल बहुमत में आती है तो संशोधन कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर दे सकती है। इसका सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन होगा, जनता, जनता को मैदान में आना पड़ेगा, मतलब रोड पे आके उसको प्रोटेक्शन देना होगा। नहीं तो कानूनी रूप से सरकार के पास सारा विकल्प बना हुआ है। क्यों? क्योंकि 13 यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा। जब 13 काम नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकता। राष्ट्रपति जी बने तो राष्ट्रपति जी के लिए 24वां संविधान संशोधन ला दिया गया, तो कहानी खत्म, जय श्री राम, हो गया। समझा? तो ये था हमारा 24वां संविधान संशोधन, पूरी तरीका से मैंने व्याख्या कर दिया, समझ में आ ही गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो 24वां संविधान संशोधन हमारे संविधान का सबसे, मानो ना तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संविधान संशोधन यहाँ तक क्लियर? 24वां संविधान संशोधन हम लोगों ने पढ़ लिया। देखो 24वां, 23वां, 24वां संविधान, ठीक है। तो ये हम लोग को खत्म, मतलब ये कंप्लीट कर लिया। तो 24वां संविधान संशोधन यही कहता ना कि इस संशोधन के अंतर्गत संसद की शक्ति को स्पष्ट किया गया है कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत, भाग 3 कौन सा? फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आने वाले जो भी मूल अधिकार है उसको संशोधित कर सकती है। साथ ही उसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि संशोधन से संबंधित जो भी विधेयक होंगे संसद के दोनों सदनों से जो भी पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो राष्ट्रपति जी सम्मति से उसको साइन करेंगे, उनको कुछ अधिकार नहीं दिया गया। तो समझ में आ गया? तो पूरा पावर संसद को दे दिया गया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं 25। देखो 25 में क्या बोला गया है। 25 कहा गया है कि संपत्ति के मूल अधिकार में कोई भी कटौती अनुच्छेद 39 ख के वर्णित निर्देशिक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि का अनुच्छेद 14, 19, 31 के द्वारा अनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। समझ में आया? नहीं। देखो अनुच्छेद मतलब ना, अनुच्छेद देखो ये क्या कहता, अनुच्छेद संशोधन 25वां संशोधन क्या है, मतलब इस संशोधन का मकसद था ना कि जो भी पब्लिक इंटरेस्ट को, जैसे व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी से ऊपर रखना। मान लो कि अगर देश के विकास या गरीबी के भले के लिए सरकार को किसी जमीन या संपत्ति लेनी पड़े तो वह ऐसा कर सके, भले ही उस व्यक्ति को पूरा मुआवजा ना मिले। मतलब ये बोला गया 25वां संविधान संशोधन में। देखो पहले क्या था, अनुच्छेद एफ के अनुच्छेद 31 के तहत हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया गया था संपत्ति के अधिकार से, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन इसका मतलब था कि अगर सरकार किसी भी जमीन को नहीं ले सकती ताकि उसका मुआवजा ना दे मिले,
लेकिन सरकार ने क्या किया, आपको पता है कि लैंड फॉर्म सुधार लाया। जैसे अमीर जमींदार से जमीन लेकर किसानों को दे देना। अमीर लोग क्या किए, केस डाल दिए कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा कि अगर 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 संसद अगर किसी भी संपत्ति लेती है तो उसको पूरा मुआवजा देना जरूरी है। पता है, एक और संविधान संशोधन हम लोग इन्होंने पढ़ा था इधर, उसमें क्या बोला गया था, संसद मुआवजा देगी नहीं देगी, कितना देगी, वो कौन, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज ने मतलब क्या बोलते हो, तय नहीं करेगा। फीस गरीब के लिए कानून रूप दे। इसलिए सरकार ने, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो 25वां संविधान संशोधन लाया और व्यक्तिगत अधिकारी को बोला ज्यादा महत्व दिया और जोड़ा गया। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई कि जो भी मतलब ना, जो भी जैसे गरीब हो, समाज कल्याण के लिए बनाया गया हो, अवैध नहीं माना जाएगा, इसलिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, और उसको मुआवजा शब्द से हटा दिया गया। पहले लिखा था कि अगर सरकार किसी संपत्ति लेती है तो उसको कंपनसेशन देना होगा, और पता है इस शब्द को हटाकर अमाउंट देगी, ये बोल दिया गया। मतलब कि सरकार अगर बाजार के बराबर पैसा दे तो अपनी सुविधा से ही तय करेगी। पता है, ये अनुच्छेद संशोधन भी किया गया। ठीक है, मान लो कि अगर 500 एकड़ जमीन है और उसको गरीबी में बांटना चाहते हैं, तो 25वां संशोधन में कोर्ट नहीं तय करेगा कि ये किसकी है, आप सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी राशि उसको दे देगी। पहले ही ये संशोधन हो चुका है, ये 25वां संविधान संशोधन ये मतलब 25वां संशोधन कहता ना कि अगर सरकार जनता के भले के लिए कोई कानून बनाती है तो अदालतें उसे रोक नहीं सकती, भले ही वो मौलिक अधिकार के खिलाफ हो। यही बोला गया, संसद को पावर दिया गया। मतलब यही बोला गया है कि संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती हो। मान लो कि आपका जमीन रोड पे था और चला गया, आपको मिलना चाहिए था 500 करोड़, सपोज दैट, तो मिला 400 करोड़, तो 100 करोड़ सरकार खा गई, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कुछ नहीं हो पाएगा। कटौती अनुच्छेद 39 के वर्णित निर्देशों के प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और 31 के तहत अभिकारी उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी सकती। चुनौती मतलब कहाँ, सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते। लेकिन देखो एक और यहाँ पे अनुच्छेद आया था, सॉरी संशोधन हुआ था ना, कहाँ पे देखो, एक संशोधन था ना, कौन सा संशोधन था जिसमें मुआवजा से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना होगा वो राज्य सरकार लेगी। कहाँ गया था ये वाला, हाँ देखो देखो ये था ना चौथा संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को जो भी लोकहित के या राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं लेगा। मतलब ना, जैसे मान लो कि आपके शहर में ट्रेन जा रही हो और उसके आसपास की पूरी जमीन सरकार ले ली, तो कितना मुआवजा मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो सब सरकार तय करेगी, कोर्ट नहीं करेगा, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट के पावर नहीं है, सरकार तय करेगी। सरकार कितना पैसा देगी, किस हिसाब से देगी, क्या देगी नहीं देगी, सब सरकार के पास पावर है, इसमें आप कोर्ट में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतना है कि सरकार, देखो आप कहोगे कि क्या सर पैसा सरकार नहीं देती है क्या, नहीं देती है, क्योंकि मामला एक आदमी का नहीं रहता ना, पब्लिक इंटरेस्ट की मामला आ जाती है। अगर आप सोचो पैसा अगर क्योंकि रोड पे तो एक आदमी का जमीन नहीं है, अगर एक का होगा तो तुम नहीं हो देगा, सरकार देगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन पता है पूरा लंबा रोड है, यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर और पूरा रोड गया है, ठीक है, और पैसा दे ही नहीं रहा, पता है क्या होगा, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, मतलब ना भयंकर बवाल होगा। समझ रहे हो ना, तो सरकार मजबूरन ऐसा करती है, पैसा देती है, सरकार किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, उनके पास मुआवजा देती है, भर भर के पैसा देती है। आपने सुना होगा मुआवजा में इतना पैसा मिल जाता है लोगों को कि खुश रहते हैं लोग। ठीक है, तो ये था 25वां संविधान संशोधन। देखो 26वां संविधान संशोधन बहुत अच्छा है। 26वां संविधान संशोधन कहता है कि इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों को शासक के विशेष उपाधियों और इनके प्रिवी काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। देखो क्या था ना, पहले आपको पता है ना कि हमारा अनुच्छेद 18 में भी यही कहता है, अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों को अंत किया गया है। अब उपाधि नहीं ले सकते, पहले बहुत उपाधि देते हैं, अंग्रेज लोग देते थे राजा महाराजा को खुश करने के लिए। लेकिन अब संविधान जब बना तो बोला नहीं, इसको पहले खत्म करो, राजा ये उपाधि यहाँ नहीं चलेगा।
खास करके राजाओं को खास अधिकार और राजा से जो भी मिलने वाला पेंशन सब समाप्त कर दिया गया। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय पता है 500 कितने 562 रियासतें थे, छोटे मिला के सारे रियासतें में राजा महाराजा भारत में शामिल हो गए। उसके बदले में विशेष अधिकार क्या मिला, भत्ता पेंशन देने का वादा किया गया था, लालच दिया गया था कि आप आइए हमारे देश में शामिल हो जाइए, हम आपको बहुत कुछ देंगे। अरे उस समय यही तो था, मजबूरी थी ना, कुछ भी नहीं किया जा सकते हो। मतलब प्रीवी था, सरकार प्रॉमिस की थी कि आपको पेंशन देंगे, भत्ता देंगे, सरकार की ओर से राजा को दी जाने वाली आर्थिक मदद। लेकिन जब ये व्यवस्था पता है, जब 1991 के अनुच्छेद आया और 362 के अनुच्छेद आया में ये कहा गया था, लेकिन बाद में जब इंदिरा गांधी ने कहा ना कि आजाद भारत में सब नागरिक बराबर हैं, हम किसी राजा को कुछ नहीं देंगे, विशेष बहुमत कुछ ना मिले, इसलिए सरकार ने फैसला किया कि जो राजाओं के विशेष अधिकार और भत्ते हैं ना, उसको खत्म किया जाए, और इसकी संविधान संशोधन 26वां किया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 291, अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 को क्या किया गया, हटा दिया गया। देखोगे ना तो संविधान में 291 और 362 जो है ना वो डिलीट है, इसकी कोई वैल्यू अब नहीं रहेगी। ठीक है, समझ में आया? देखो फिर से समझाता हूँ। हमारा जब देश आजाद हुआ 1947 में आजाद हुआ, 3 साल 4 साल लग गया संविधान सभा को संविधान बनने में, तो तीन साल लग गया, तो लगभग 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अब संविधान लागू हुआ तो उसमें बहुत सारे राजा महाराजा थे, मतलब ना 362 क्या बोलते हो, 362 रियासतें थी, प्रीवी स्टेट थे, तो उन लोग सब भारत में शामिल हो गए। तो उस समय जो सरकारें थी उन्होंने प्रॉमिस किया गया था कि चलिए आप हमारे देश में शामिल हो गए तो आप राजा हैं, महाराजा हैं, तो हम आपको पेंशन देंगे, भत्ता देंगे, थोड़ा सा लालच दिए थे, प्रीवी पर्स देंगे, मतलब सरकार की ओर से राजा को दी जाने वाली पेंशन थी, आर्थिक मदद बोलो जो भी बोलो। लेकिन क्या हुआ ना कि जब बाद में इंदिरा गांधी सरकार बनी, आपको पता इंदिरा गांधी जी बहुत अच्छी प्रधानमंत्री थी, तो उसमें और पता है अनुच्छेद में ये बात बोला भी गया था, अनुच्छेद 291 और 362 में ये बात बोल दी गई थी, मेंशन भी किया गया था कि अनुच्छेद 291 के तहत भत्ता देने की गारंटी रखता है और 362 के तहत राजाओं को विशेष अधिकार दिया जाएगा, ये 291 और 362 में बोला गया था। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो बोला रही ऐसा होता है नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा, सबको समान नागरिक संहिता मिलेगा, मतलब कोई हमारे देश में हर नागरिक समान है, आप राजा महाराजा अपने लिए हो, मेरे लिए नहीं, हम आपको स्पेशल कोई भत्ता उतना नहीं देंगे। तो इसीलिए संविधान संशोधन किया गया और इसके अंतर्गत जो भी भूतपूर्व देशी राज्यों के शासक होते थे उनकी और या फिर भी पंच के था सब खत्म कर दिया, और जब खत्म किया गया तो 291 और 362 संविधान संशोधन को डिलीट कर दिया, उसका कोई मतलब अब नहीं है, तो हटा दिया गया संविधान संशोधन से। ठीक है, तो अभी आप देखोगे ना तो दोनों हटे हुए हैं, तो ये खत्म, मतलब राजा का रूल खत्म, यहाँ राजा उजा नहीं चलेगा, हमारे देश में राजा का कोई वैल्यू नहीं। आप देखते हो कोई राजा महाराजा है तो अपने लिए है, यहाँ गरीब और अमीर का वैल्यू मतलब सबको एक समान देखा जाता है, यहाँ राजा महाराजा की कोई बात होती है, अब नहीं होती है। कभी सुने हो बहुत राजा है, पैसे वाले बोलोगे, राजा महाराजा की बात यहाँ अब नहीं चलती है, क्योंकि राजा महाराजा अंग्रेज से पहले थे और उन्हीं लोग ने ये सब किए थे, लेकिन अब नहीं। तो इस तरह से 26वां संविधान संशोधन को संविधान संशोधन के तहत 291 और 362 को क्या किया गया, खत्म किया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आया? समझ में आ गया होगा भाई लोग, इतना अच्छा से मैं समझाया तो समझ में आ ही गया होगा, ऐसा तो नहीं समझ में आया होगा। रुको रुको, अब आते हैं हमला अगला, अगला है कौन सा, 27वां।
देखो 27वां संविधान संशोधन क्या कहता है। देखो मैं एक एक संविधान संशोधन को ऐसा पढ़ा दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में घुस जाएगा जाके, ठीक है। देखो 27वां संविधान संशोधन क्या था। 27वां संविधान संशोधन 27वां संविधान संशोधन है कि इसके अंतर्गत मिजोरम और क्या है, मिजोरम और मध्य प्रदेश, कौन सा राज्य है, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, मैं देख लेता हूँ इसको, छुपा हुआ पता नहीं चला, तो यहीं तक रहने देते हैं इसको, मैं डिलीट करूंगा फिर से मैं इसको डाउनलोड करूंगा।